जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो आपको बताए थे वर्गीकी सहायता साधन कि हम लोग जीवों के अध्ययन के लिए कौन कौन से और चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे हम आपको बताए थे उसमें वनस्पति उद्यान, ठीक है ना, प्राणी उद्यान था, संग्रहालय था, कुंजी था और साथ ही साथ हर्बेरियम। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, जीवों और उनसे संबंधित जानकारियों को प्राप्त करते हैं। उसी में आगे नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एक कंसेप्ट है जो आपके बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी इसको हम आपको बता रहे हैं, और वो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब प्रजाति होता है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में जो सबसे पहले बताने का काम किया था वो था अर्नेस्ट मायर। साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मायर। ये जो अर्नेस्ट मायर हैं इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहा जाता है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, शताब्दी का डार्विन। डार्विन जो थे वो बायोलॉजी के, साइंस के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनका नाम जो था वो बाकी साइंटिस्ट से ज़्यादा प्रचलित था। तो इनको अर्नेस्ट मायर को 20वीं शताब्दी का क्या कहा जाता है, डार्विन कहा जाता है, इसलिए कि 20वीं शताब्दी में डार्विन के जैसे ही क्या थे, जाने माने वैज्ञानिक थे। अब आता है अर्नेस्ट मायर ने क्या बताया था, तो कहा कि जीवों का ऐसा समूह, प्रजाति के लिए जीवों का ऐसा समूह जो आपस में क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। ऐसे प्रजाति, ऐसे जीव, ठीक है ना, जो आपस में क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, एक जैवीय प्रजाति होती हैं, ठीक है ना, वो एक प्रजाति के सदस्य होते हैं। और ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, वो एक प्रजाति के सदस्य नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करें मनुष्य, तो यहाँ का मनुष्य जो है वो कहीं दूसरे जगह के, पृथ्वी के किसी भी कोना के मनुष्य के साथ क्या कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, ठीक है ना, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर ये मनुष्य जो होगा वो कितने प्रजाति का सदस्य होगा, सभी के सभी जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य होंगे वो सब के सब एक जैवीय प्रजाति के क्या होंगे, सदस्य होंगे। यही बात किसने बताई थी, अर्नेस्ट मायर ने। लेकिन कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज अगर आपसे पूछे कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, तो वो जॉन रॉय थे। साइंटिस्ट का नाम था जॉन रॉय। और अगर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज पूछे तो वो किसने दिया है, अर्नेस्ट मायर ने। इसमें लिखेंगे इसके अनुसार जीवों का ऐसा समूह जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, वे एक जैवीय प्रजाति के सदस्य, एक जैवीय प्रजाति के सदस्य हैं। और जो प्रजनन नहीं कर जाएगा, वो आपस में प्रजनन नहीं कर पाएगा, वो एक जैवीय प्रजाति के सदस्य नहीं है। अब ये जो बात है वो सिर्फ लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों पर ही क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, और कुछ जीव अपराध सजीव निर्जीव के अंतर में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें प्रजनन नहीं होता है, तो ये उनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो ये जो है वो इसका लिमिटेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू हो रहा है, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के लिए। इसलिए कुछ वैज्ञानिक जो थे वो इनके इस कथन को, सिद्धांत को नहीं मानते। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह सिद्धांत लैंगिक जनन करने वाले जीवों पर ही लागू होता है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक इसे सही नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे आपको बताए थे ब्रेसिका उर्सिया, फूल गोभी बताए थे, फूल गोभी
पत्ता गोभी, और वो नोल होल था, ये नोल होल, ये तीनों जो है वो गोभी के प्रजाति है। अगर आप इन तीनों को देखें, ये तीनों जो हैं वो आकारिकीय रूप से, बनावटी रूप से देखने में क्या होते हैं, एक जैसे लगते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहते देंगे, एक वर्गीय समूह, एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप बोल सकते हैं, एक वर्गीय प्रजाति या वन टैक्सोनोमिक स्पेसीज। लेकिन ये तीनों जो जीव हैं वो आपस में इनमें प्रजनन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रजाति के जो है जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, तीन जैवीय प्रजाति, ठीक है ना। अगर ये आपस में प्रजनन कर रहे होते, ठीक है ना, तो इनको हम लोग एक जैवीय प्रजाति बोले। क्योंकि इनमें आपस में प्रजनन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री जैवीय प्रजाति। अब एक जैवीय टैक्सोनॉमिक स्पीशीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो आकारिकी रूप से, बनावट के आधार पर क्या होते हैं, लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज कहते हैं। इनमें प्रजनन नहीं होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, थ्री जैवीय प्रजाति बोलते हैं। तो ये था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। इसके बारे में समझाया किसने था, अर्नेस्ट मायर ने। और ये कंसेप्ट के बारे में ये कंसेप्ट किसने दिया था, जॉन रॉय ने। तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और इस चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्गीकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था उसका नाम है ट्यूरिल साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, टैक्सोनॉमी को 3-4 भागों में बांट दिया था। पहला जो भाग है उसको बोला था अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी वर्गीकी तो बोलते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। ये अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होता है, इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि अगर पौधों के वर्गीकरण के लिए, उनके वर्गीकरण के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ आकारिकीय गुणों को सम्मिलित करते हैं। बाहरी, आकारिकीय का मतलब होता है बाहर से दिखाई देने वाले गुणों को ही अगर सम्मिलित करते हैं और उसके आधार पर अगर पौधों का वर्गीकरण करते हैं तो उस टैक्सोनॉमी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा टैक्सोनॉमी कहेंगे, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं बाह्य आकारिकीय। ये बाह्य आकारिकीय का मतलब जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल जो ये सब दिखाई देता है उसको हम लोग आकारिकीय बोलते हैं। गुणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण अल्फा टैक्सोनॉमी कहलाता है। अल्फा टैक्सोनॉमी कहलाता है। सेकेंड जो होता है वो होता है बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा वर्गीकी, या इसी को बोलते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है, बाह्य गुणों के, बाह्य आकारिकीय गुणों के साथ साथ अगर शारीरिक गुणों के आधार पर, उनके जैसे भ्रूणीय विकास हो गया, कोशिकीय संरचना हो गया, शारीरिक बनावट हो गया, इसके आधार पर अगर हम लोग पौधों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीटा टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं बाह्य आकारिकीय गुणों के साथ साथ विभिन्न शारीरिक गुणों जैसे भ्रूणीय विकास, कोशिकीय संरचना
के आधार पर पौधों का वर्गीकरण बीटा टैक्सोनॉमी कहलाता है। बीटा टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओमेगा टैक्स वर्गीकी, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी। अब किसी भी पौधा के बारे में जितने भी आपके पास जानकारी हैं, ठीक है ना, सभी जानकारी एवं आंकड़ों के आधार पर अगर आप उनका वर्गीकरण करें, सभी जितना भी आप जानते हैं पौधा के बारे में या जितना भी आपके पास जानकारी है, उन सभी आंकड़ा एवं जानकारियों के आधार पर अगर आप पौधों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा वर्गीकी या ओमेगा टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं समस्त पौधों के बारे में समस्त जानकारी एवं एकत्रित आंकड़ों के आधार पर, डाटा जो होता है के आधार पर वर्गीकरण, आंकड़ों के आधार पर वर्गीकरण ओमेगा वर्गीकी कहलाता है, ओमेगा टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो ये मेनली जो इम्पोर्टेंट था वो यही तीनों हैं, अल्फा, बीटा और ओमेगा। इसके साथ दो और प्रकार होते हैं, तो पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट होता है चौथा कीमोटैक्सोनॉमी या वर्गीकी बोलते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी। ये क्या होता है, तो पौधों में पाए जाने वाले जो रासायनिक संघटन होते हैं, रासायनिक गुण जो उनका होता है, उसके आधार पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पौधों का वर्गीकरण करेंगे तो रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाएगा, कीमोटैक्सोनॉमी कहलाएगा। तो लिख सकते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, रासायनिक गुणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कीमोटैक्सोनॉमी कहलाता है। कीमोटैक्सोनॉमी कहलाता है। इसके बाद आखिरी जो आता है उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो का मतलब होता है कोशिका, और कोशिकीय संरचना, उनमें पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संरचना, उनके व्यवहार के आधार पर अगर हम लोग पौधों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी बोलेंगे। इसमें लिख सकते हैं कोशिकीय संरचना, एवं संघटक जैसे गुणसूत्र की बनावट एवं उनका व्यवहार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, व्यवहार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण साइटोटैक्सोनॉमी कहलाता है। साइटोटैक्सोनॉमी कहलाता है। तो ये टैक्सोनॉमी जो थे, टोटल टैक्सोनॉमी के 5 प्रकार हम आपको बता दिए। अल्फा टैक्सोनॉमी क्या था, इसमें सिर्फ और सिर्फ पौधा में बाहर से दिखाई देने वाले गुणों के आधार पर अगर आप उनका वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी कहते हैं। बाहर से दिखाई देने वाले गुणों के साथ साथ अगर आप उनके आंतरिक गुणों को भी सम्मिलित कर रहे हैं, शारीरिक गुणों को भी सम्मिलित कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
क्या बोलेंगे उसको बीटा टेक्सोनॉमी बोलेंगे। और जब पौधा के बारे में समस्त जानकारियों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा टेक्सोनॉमी बोलते हैं। कुछ पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक संघटकों के आधार पर अगर आप उनका वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम लोग कीमो टेक्सोनॉमी कहेंगे। और साथ ही साथ जो है कि साइटोटेक्सोनॉमी क्या होता है, अगर उनमें पाए जाने वाले कोशिकीय संरचना एवं बनावट के आधार पर उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उनका वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोटेक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये टेक्सोनॉमी के 5 प्रकार थे। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर 1 है वो क्या होता है, समाप्त होता है। इसका जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन शायद यही दिया हुआ है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो पृथ्वी पर जीवों की संख्या जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में है और उन सभी जीवों के बारे में अध्ययन करने के लिए, उनके अध्ययन को आसान करने के लिए, उनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर उनको क्या किया जाता है, अलग अलग समूहों में बांटा जाता है या उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत होगा तो उसका आंसर हम आपको बता दिए। तो आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा और जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। पहले इसको क्या करिए, नोट करिए। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो अगला वीडियो है, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।